नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप सभी से चर्चाएं कर रहे थे, लगातार बात कर रहे थे, और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमारी कक्षाएं प्रतिदिन 4 घंटे होती हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट की एक घंटे की लगभग क्लास होती है, उस पर भी हम बात करते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे व्यंजन संधि पे। हमने आपसे बात कर रहे थे, हिंदी में बात कर रहे थे, हमने स्वर संधि की जो 5 भेद होते हैं उन पे चर्चा कर ली है, उन्हें बता दिया है। आज हम आप सभी से बात करेंगे व्यंजन संधि से। यदि मैं बात करता हूं व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि में किसका योग होता है। यदि मैं बात करूं आपसे व्यंजन संधि में किसका मेल होता है, किसके मेल से व्यंजन संधि बनती है, तो व्यंजन संधि में यदि मैं बात करूं मेरे भाई, यदि मैं बात करूं तो व्यंजन प्लस के बाद क्या आ सकता है, व्यंजन प्लस स्वर के योग से भी व्यंजन संधि का निर्माण होता है। और यदि मैं बात करूं व्यंजन प्लस व्यंजन से भी, व्यंजन प्लस व्यंजन से भी, व्यंजन प्लस व्यंजन से भी व्यंजन संधि का निर्माण हो सकता है। कहने का मतलब है हमारे प्रथम वर्ण में जो संधि में 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं शत प्लस धर्म। यदि हम बात कर लेते हैं शत प्लस धर्म, शत प्लस धर्म, ये एक शब्द है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो 2 शब्द हैं, तो इस वाले शब्द में इसकी मैं बात करता हूं, यहाँ पे हमेशा इस वाले साइड यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होगा ये हमेशा व्यंजन होगा। क्या होगा? हमेशा व्यंजन होगा। और द्वितीय पद का प्रथम पद या तो क्या हो सकता है, स्वर हो सकता है, और क्या हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, और क्या हो सकता है, व्यंजन हो सकता है। मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब है मैं ये बात कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पर हमेशा आपको व्यंजन मिलेगा, और यहाँ पर कभी आपको स्वर मिलेगा, और कभी आपको व्यंजन भी देखने को मिल सकता है। तो वही है कि व्यंजन प्लस स्वर के मेल से व्यंजन संधि का निर्माण होता है, और या व्यंजन प्लस व्यंजन के मेल से भी व्यंजन संधि का निर्माण होता है। इसका एक पॉइंट लिखाना चाह रहा हूं, हम लिखाना की चाह रहे हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा। कहने का मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा। क्या होगा मेरे भाई? व्यंजन होगा। और दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो सकता है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो सकता है। स्वर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, व्यंजन हो सकता है। क्या हो सकता है? स्वर भी हो सकता है और व्यंजन हो सकता है। कहने का मतलब है मेरे भाई, बस इतनी चीजें समझ गए, यदि आप इतनी चीजें समझ गए तो समझ लीजिएगा आप व्यंजन संधि सीख गए। क्या है व्यंजन संधि? तो इसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हमेशा व्यंजन रहता है, कभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन यदि आता है तो इस वाले पार्ट में आता है, यहां पर कभी स्वर हो जाता है मेरे भाई, और कभी क्या हो जाता है, व्यंजन। कभी स्वर और कभी व्यंजन, लेकिन इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, यहाँ पर हमेशा व्यंजन आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इतनी चीज समझ गए, समझ लीजिएगा व्यंजन संधि आप देखते ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के कुछ नियम है। तो पहले नियम पर बात करते हैं। इसका पहला नियम क्या है, बस इतनी चीजें लिख लीजिएगा। ये सारी चीजें आपके काम की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं मेरे भाई, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, ये कंटेंट जो मैं दे रहा हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ लेना, इतना बेहतर कंटेंट नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है मेरे मित्र। आप जब मेरी कक्षा को ओपन करेंगे, देखेंगे, थोड़ी देर देखिए, मैं बेहतर से बेहतर चीजें बताने का प्रयास करता हूं। और जो आपको मैं 30 से 35 मिनट में बताता हूं, उसके पीछे कई घंटों की मेहनत होती है मेरे भाई, तब जाके इतना अच्छा कंटेंट मिल पाता है। चलिए हम बात करते हैं व्यंजन संधि का प्रथम नियम। यदि मैं बात करता हूं नियम नंबर फर्स्ट की, तो इसका जो संधि का है, व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 है। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या है, तो हम कहते हैं इसका जो नियम नंबर 1 है मेरे भाई, तो इसका नियम नंबर 1 ये है कि वर्गों का प्रथम वर्ण क्या है, प्रत्येक वर्गों का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण का परिवर्तन, प्रथम वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। क्या, तीसरे वर्ण में हो जाता है। किसमें, तीसरे वर्ण में हो जाता है मेरे भाई, हो जाता है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का पहले वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है मेरे भाई। ये इसका संधि, व्यंजन संधि का पहला नियम है। अब हम बात करते हैं, यदि वर्ग की बात कर लेते हैं, तो वर्ग कितने होते हैं मेरे भाई, वर्ग कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कहने का मतलब है का वर्ग की यदि मैं बात करता हूं, का वर्ग की, तो का वर्ग में का परिवर्तन किसमें हो रहा है, का परिवर्तन किसमें होता है मेरे भाई, का परिवर्तन किसमें हो रहा है। यदि मैं बात करता हूं तो का परिवर्तन गा में हो रहा है, पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में। और यदि मैं चा वर्ग की बात करता मेरे भाई, तो चा का परिवर्तन किसमें हो रहा है, तो चा का जो परिवर्तन हो रहा है वो चा छा जा में हो रहा है। किसमें हो रहा है, जा में। यदि मैं बात करता हूं टा वर्ग का परिवर्तन, टा वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन, यदि मैं बात करता टा का परिवर्तन किसमें हो रहा मेरे भाई, तो टा का परिवर्तन जो हो रहा है मेरे भाई किसमें हो रहा, टा खा डा में हो रहा है। और यदि मैं ता वर्ग की बात करता हूं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, तो ता वर्ग का जो परिवर्तन है, यानी कि ता का परिवर्तन है, ता का जो परिवर्तन हो रहा मेरे भाई, ता का परिवर्तन किसमें हो रहा है, ता में। और यदि मैं बात करता हूं पा वर्ग की, पा वर्ग के पहला वर्ण क्या है, पा, तो पा का परिवर्तन किसमें हो रहा मेरे भाई, तो पा का परिवर्तन किसमें हो रहा, ना में हो रहा। किसमें हो रहा है, ना में। बस इतनी चीजें आपको याद रखना है यहां से। ये तो मैंने सिर्फ वर्गों की बात करी है, ये परिवर्तन रूप है। कहने का मतलब है का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, गा में, चा का परिवर्तन जा में, टा का परिवर्तन डा में, ता का परिवर्तन दा में, और पा का परिवर्तन ना में। कहने का मतलब है पहला नियम ये कहता है कि पहले वर्ग का परिवर्तन किसमें होगा मेरे भाई, तो पहले वर्ग का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में होगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम इनके उदाहरणों पे चर्चा करते हैं मेरे भाई। यदि मैं इसके उदाहरणों पर चर्चा करता हूं, क्या क्या यहां से, यदि मैं आपसे बात करता दिक् प्लस अंत, तो यहां पर क्या है, दिक् प्लस अंत बराबर क्या होगा, दिक् प्लस अंत। अब यहां पर देखिए मेरे भाई, दिक् प्लस अंत है, तो कहने का मतलब है यहां पर का है, पहला वर्ण है, तो और यहां पर क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई का परिवर्तन किसमें होगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में होगा। तो यहाँ पे का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, गा में। तो का प्लस आ से मिलके क्या बनेगा, गा बनेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिगंत।
क्या हो जाएगा, दिगंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, दिगंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिगंत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे यदि हम बात करते हैं मेरे भाई मेरे लाल, का परिवर्तन किस में हो रहा है, गा में हो रहा है। का परिवर्तन किस में हो रहा मेरे भाई, गा में हो रहा, उसी वर्ग के, क्योंकि यहां पर का था तो क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। और यदि मैं बात करता दिग्गज बात कर लेता, और यदि एक एग्जांपल की मैं बात कर लेता, दिग प्लस गज की मैं बात कर लेता। अच्छा यहां पर मैं बात करता हूं दिग प्लस गज बराबर क्या होगा, तो यहां पर मैं देखिए मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों, का है यहां पर, क्या है, का है, और यहां पर क्या मिल रहा है, आ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आ। यहां पर क्या मिल जाएगा, माफ कीजिएगा, यहां पर भी का मिलेगा, गा मिलेगा। तो यहां पर का मिल रहा है, यहां पर गा मिल रहा है, तो का परिवर्तन किस में हो जाता है मेरे भाई, गा में हो जाता है। यहां पर क्या, यहां पे स्वर और व्यंजन मिल रहा है, यहां पे पहले व्यंजन मिला फिर स्वर मिला, यहां पर व्यंजन और व्यंजन मिल रहा है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, का परिवर्तन किस में हो जाता है, तो का परिवर्तन गा में हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और यदि मैं और एक एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि मैं बात करता वाक प्लस ईस बराबर क्या होता है, वाक प्लस ईस बराबर क्या होता है, तो यहां पर का है, तो भैया कुछ नहीं करना है मेरे भाई, का परिवर्तन किस में कर देना है, गा में कर देना है, और कुछ नहीं करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वागीश। अच्छा कभी कभी तो भैया ऐसे पूछता है वाक प्लस ईस बराबर क्या होगा, वागीश होगा। और कभी कभी हमसे ऐसे पूछता है, जैसे कि पूछता है मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों, कभी कभी हमसे पूछ लेता है, जैसे कि दिग्विजय का संधि विच्छेद कीजिए, दिग्विजय का संधि विच्छेद कीजिए, दिग्विजय का संधि विच्छेद कीजिएगा। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, तो जब हम दिग्विजय का संधि विच्छेद करेंगे मेरे भाई, तो हम क्या करेंगे, दिग। अच्छा गा का परिवर्तन किस में होता है, का में होता है, दिक प्लस विजय होगा। क्या हो जाएगा, दिक प्लस विजय बराबर क्या हो जाएगा, दिग्विजय। यदि दिग्विजय का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिक प्लस विजय, यानी कि दिक प्लस विजय के योग से दिग्विजय का निर्माण हुआ है। किससे, दिक प्लस विजय के योग से किसका निर्माण हुआ है मेरे भाई, तो दिग्विजय का निर्माण हुआ है। उम्मीद करता हूं ये भी चीज समझ में आ गई होगी। आइए हम इनके कुछ और उदाहरणों पे बात करता हूं, जैसे कि हम बात करते हैं दिक प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन बराबर क्या होगा, दिक प्लस दर्शन क्या हो जाता है, दिक प्लस दर्शन। और मैं बात करता हूं, दिक प्लस दर्शन हो जाता है। और यदि मैं बात करूं दिक प्लस अंबर भी हो जाता है, दिग प्लस अंबर, दिगंबर हो जाएगा। और मैं बात करूं मेरे भाई, और मैं बात करूं तो वाग प्लस दत्ता, क्या हो जाता है, वाक प्लस दत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाक प्लस दत्ता बराबर क्या हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं मेरे भाई मेरे लाल, यदि चलो इतने की मैं पहले चर्चा कर लेता हूं, इतने ही की चर्चा कर लेता हूं। तो यहाँ पर का है, किसका मतलब आ रहा है, यहाँ पर का है, तो का परिवर्तन किस में हो जाता है, गा में। का परिवर्तन किस में हो जाता है, गा में। तो बस परिवर्तन कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिक प्लस दर्शन, तो दिग्दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। यहाँ पर क्या होगा, आधा गा होगा। क्या हो जाएगा, आधा गा हो जाएगा, दिग्दर्शन हो जाएगा मेरे भाई। क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी व्यंजन है और यहाँ पर भी व्यंजन है, और व्यंजन हमेशा हलंत में रहता है। दिक प्लस अंबर क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। का परिवर्तन किस में हो जाएगा, गा में। का परिवर्तन किस में, गा में। तो क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों, वाग प्लस दत्ता, तो का परिवर्तन किस में हो जाता है, गा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाग दत्ता। क्या हो जाता है, वाग दत्ता हो जाता है। क्या हो जाता है, वाग दत्ता। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। वाग दत्ता,
माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाग्दत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाग्दत्ता हो जाएगा, आधा गा रहेगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, ये आधा गा और जो होता है पूरा पूरा कभी वर्ण लिखा जाता है, कभी आधा क्यों लिखा जाता है, तो इसका मतलब ही एक है मेरे भाई, इसका मतलब ही है दिगंबर में भी आधा गा रहेगा। दिगंबर की यदि मैं बात करता हूं तो दिगंबर नहीं, माफ कीजिएगा, दिगंबर। अच्छा, इसके ये है, यहाँ पे स्वर मिल रहा है। कहने का मतलब ये आधा वर्ण क्यों होता है, कभी कभी ये आधा वर्ण हो जाता है, कभी कभी ये पूरा वर्ण हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी कहानी क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मिल रहा है, व्यंजन मिल रहा है, और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है मेरे भाई। इसकी कहानी मैं बता देता हूं, कहां पर आधा वर्ण होगा और कहां पे पूरा वर्ण होगा। कहने का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, आज के बाद कोई समस्या नहीं होगी। माफ कीजिएगा, हम इनमें ध्यान नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, व्यंजन। क्या मिल रहा है, व्यंजन। अच्छा, यहाँ पर व्यंजन मिल रहा है, यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, व्यंजन। यहाँ पर भी व्यंजन है, यहां पर भी क्या है, व्यंजन। अब जब दोनों व्यंजन मिलते हैं मेरे भाई, तो पहला वाला वर्ण जो होता है, पहला वाला वर्ण होता है, वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं, पहला वाला, अब यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर व्यंजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहां पर व्यंजन, और उसके बाद क्या मिल रहा है, स्वर। जब स्वर और व्यंजन मिलेगा तो पूरा वर्ण बनेगा मेरे भाई, पूरा वर्ण बनेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बारीकी को समझो, क्या दिक्कत है, आधा वर्ण क्यों हो जाता है, कभी कभी आधा वर्ण हो जाता है, कभी कभी क्या पूरा वर्ण हो जाता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, व्यंजन है। यहां पर भी क्या है, व्यंजन है, और यहां पर भी क्या है, व्यंजन है। अच्छा, जब व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है तो किसका निर्माण होता है, आधे वर्ण का निर्माण होता है। अब बात समझ में आ गई होगी, ये मैं कहना क्या चाह रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया था, कुछ चीजों पे मैंने ऐसे ही लिख दिया था, तो माफ कीजिएगा उसके लिए। ये इसके पहचानने का नियम होता है। कहने का मतलब होता है भैया, जब व्यंजन और स्वर का मेल होगा तो पूर्ण वर्ण बनेगा। कैसा बनेगा, पूर्ण वर्ण बनेगा। यहां पर देख लीजिएगा, जब व्यंजन और स्वर का निर्माण होगा मेरे भाई, व्यंजन और स्वर के मेल से बनेगा तो पूर्ण वर्ण बनेगा। यदि व्यंजन और व्यंजन के योग से व्यंजन और व्यंजन का मेल होगा तो कैसा वर्ण बनेगा, आधा वर्ण बनेगा। कैसा बनेगा, आधा वर्ण बनेगा। कैसा वर्ण बनेगा, आधा वर्ण बनेगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आइए हम इसके और भी कुछ उदाहरणों पे चर्चा करता हूं, और भी कुछ उदाहरणों पे चर्चा करता हूं। तो ये बात तो समझ में आ गई, कभी कभी क्या होता है, पूरा वर्ण हो जाता है, कभी कभी आधा वर्ण होता है। अब हम कुछ इसके उदाहरण देते हैं आपको, कुछ इसके मैं उदाहरण दे दूंगा और उसके बताऊंगा, उसमें बताता हूं। जैसे कि अजंत की संधि विच्छेद क्या होगा, अजंत में, अजंत का संधि विच्छेद कीजिएगा। किसका, अजंत का संधि विच्छेद कीजिएगा। संदर्भ का संधि विच्छेद कीजिएगा। हम और बात करता हूं, संदर्भ का संधि विच्छेद कीजिए। संदर्भ, संदर्भ का संधि विच्छेद कीजिएगा। किसका, संदर्भ का संधि विच्छेद कीजिएगा। और यदि मैं बात करता हूं, षड दर्शन की बात करता हूं, षड दर्शन की बात करता हूं मैं, षड दर्शन का संधि विच्छेद कीजिएगा। षड दर्शन का संधि विच्छेद कीजिएगा मेरे भाई। और यदि मैं बात करता हूं तो जगदम्बा का संधि विच्छेद कीजिएगा। किसका, जगदम्बा का संधि विच्छेद कीजिएगा। जगदम्बा का संधि विच्छेद कीजिएगा, इनका संधि विच्छेद कीजिएगा। तो अजंत का मेरे भाई, अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे लाल, मेरे साथियों। यदि मैं अजंत का संधि विच्छेद करता हूं तो यहां पर देखिए दा है, तो इसका मतलब तीसरा था, इसका मतलब पहले वर्ण में परिवर्तन हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं अज प्लस अक प्लस अक प्लस अंत होगा। क्या होगा, अक प्लस अंत। तो अक प्लस अंत बराबर क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा मेरे भाई। संदर्भ का क्या हो जाएगा, शम प्लस दर्भ हो जाएगा। अच्छा, यहां पर जो होगा ये नियम काम नहीं करेगा, यहां पर क्या होगा, शम प्लस दर्भ होगा। यहां पर ये नियम काम नहीं करेगा, तो इसे मैं थोड़ी देर, यहां पर ये नियम नहीं काम करेगा मेरे भाई, ये नियम यहां पर काम नहीं करेगा।
ये गलती से मुझे लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, षड दर्शन, षड दर्शन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई तीसरा वर्ण है, तो इसका मतलब षड दर्शन, तो षड दर्शन, तो इसका मतलब मेरे भाई क्या होगा, डा किस वर्ण में आता है मेरे भाई, तो डा किस वर्ण में आता है, तो टा वर्ण में आता है। किस वर्ण में आता है, तो टा वर्ण में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, षट प्लस दर्शन बराबर क्या होता है, षड दर्शन। षट प्लस दर्शन बराबर षड दर्शन। अच्छा, जगदम्बा, तो इसका मतलब जग, मतलब गा का परिवर्तन किसमें होता है मेरे भाई, तो का में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जग प्लस जगदम्बा, जगत प्लस अंबा होगा, माफ कीजिएगा, जगत यानी कि जगत। यहां पर क्या होगा, दा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ता में, तो जगत प्लस क्या हो जाएगा, अंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जगत प्लस अंबा बराबर जगदम्बा। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, इसे मैं हटा देता हूं, ये हमारी इसमें नहीं पूछा जा रहा है, इसकी मैं चर्चा नहीं करता हूं, इसे हटा ही देता हूं, यहाँ से मैं रद्द कर देता हूं। ये इसका उदाहरण नहीं है, आगे वाले हैं उसी में बताऊंगा। तो कहने का मतलब है, पहले नियम में क्या है, पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन होता है। कभी कभी ऐसे उदाहरण दे देता है हमसे, ऐसे उदाहरणों पर चर्चा कर लेता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, यदि मैं आगे बात करता हूं आप सभी से, यदि मैं आगे और बात करता हूं नियम नंबर 2 की, यदि मैं बात करता हूं नियम नंबर 2 की, तो नियम नंबर 2 मेरा क्या है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। किस पर बात करूंगा, यदि मैं बात करता हूं तो हम अब बात करेंगे आप सभी से किस पर, नियम नंबर 2 पे। तो नियम नंबर 2 मेरा क्या है, उसकी यदि मैं बात करता हूं, इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहले वर्ण का, इसमें सीधे से मैं बात लिख देता हूं कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन क्या होता है, माफ कीजिएगा, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन क्या होता है, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। बस इतनी ही कहानी है। कहने का मतलब है पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब ये है मेरे भाई, का परिवर्तन किसमें होगा, का परिवर्तन हिंगा में होगा। चा का परिवर्तन किसमें होगा, इया में होगा। और यदि मैं टा की बात करता तो टा का परिवर्तन किसमें होगा, टाठा डाढ़ा में होगा। ता की बात करता, ता का परिवर्तन किसमें, ता था दाधा ना में होगा। पा फा बाभा मा में होगा। और इसकी मैं बात करता, पा का परिवर्तन किसमें होगा, तो पा फा बाभा मा में होगा। यानी कि कहने का मतलब है मेरे भाई, पहले वर्ग का परिवर्तन किसमें होगा, तो पहले वर्ग का परिवर्तन उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में होगा। नियम नंबर 2 मेरा क्या है, पहले वर्ग का परिवर्तन उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में होगा। आगे हम बात करते हैं, इसके उदाहरणों पे चर्चा करते हैं मेरे भाई। तो जैसे कि हम बात करते हैं, वाग प्लस मैं बराबर क्या हो जाएगा, वाक प्लस मैं बराबर क्या हो जाएगा, वाक प्लस मैं बराबर क्या हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं उत प्लस मैं बराबर क्या हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, और यदि मैं बात करूं मेरे लाल और बात करूं उत प्लस मेष बराबर क्या हो जाएगा। और बात करता हूं चित प्लस मैं बराबर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अब इनकी मैं बात करता हूं। तो कहने का मतलब है पहले वर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है, पांचवें में। तो यहाँ पे पहला वर्ग का है का परिवर्तन किसमें होगा, अंगा में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, वाग्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाग, माफ कीजिएगा, क्या हो जाएगा, वाग्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाग्मय हो जाएगा। यदि मैं इसकी बात करता हूं, ता का परिवर्तन किसमें हो रहा मेरे भैया, ना में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, ना में हो, तो उन्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
उन्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्मय हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर यदि मैं बात करता, यहाँ ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ना में हो जाएगा। यहाँ पर भी व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन है, तो आधा आधा वर्ण आ जाता है, ये तो आपको पता है। यदि मैं इसकी बात करता मेरे भाई मेरे लाल, तो यदि मैं ता की बात करता, यदि मैं बात करूंगा ता की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उन्मेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्मेष हो जाएगा। और चित प्लस में बराबर क्या हो जाएगा? ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ना में हो जाएगा। तो क्या होगा? चित प्लस मेष बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई मेरे लाल? तो क्या हो जाएगा? चित प्लस में बराबर क्या हो जाएगा? तो चिन्मय हो जाएगा। कहने का मतलब है चिन्मय हो जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी व्यंजन है, 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 तो जो वर्ण बनेगा वो आधा ही बनेगा, पूरा नहीं बनेगा। यहाँ पर भी व्यंजन है और यहाँ पर भी व्यंजन है, जो वर्ण बनेगा आधा ही बनेगा। यहाँ पर भी व्यंजन है और यहाँ पर भी, तो इसका मतलब यहाँ भी आधा वर्ण बन रहा है। यहाँ पर भी व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन। तो कहने का मतलब है, जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि व्यंजन और व्यंजन से मेल करके आधे वर्ण का ही निर्माण होता है। पूर्ण वर्ण का निर्माण कब होता है? स्वर और व्यंजन से। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि मैं इनके और भी उदाहरणों पे चर्चा करता हूं, और भी कुछ उदाहरण लेता हूं, उन पर चर्चा करता हूं, कैसे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं आपकी परीक्षाओं में कैसी कैसी चीजें पूछी जाती हैं, कितने प्रकार से हमारी परीक्षाओं में क्या होता है, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यदि मैं बात करता तत् प्लस मैं बराबर क्या हो जाता? यदि मैं बात करूं तत् प्लस मैं बराबर क्या हो जाएगा, और मैं पूछूं तत् प्लस नाम बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तत् प्लस नाम बराबर क्या हो जाएगा? और मैं बात करूं जगत प्लस नाथ बराबर क्या हो जाता है? और यदि मैं बात करूं मेरे भाई, और यदि मैं बात करूं शत प्लस मति हो बराबर क्या हो जाएगा? शत प्लस मति। और एक उदाहरण और मैं ले लेता हूं, दिक प्लस नाग हो जाता है। क्या हो जाता है? दिक प्लस नाग। दिक प्लस नाग बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, यहां पर एक चीज ये देखिए, यहां पर भी व्यंजन है, यहां पर भी व्यंजन है और यहां पर भी व्यंजन है, तो व्यंजन और व्यंजन से आधा वर्ण ही बनेगा। ता का परिवर्तन किस में हो रहा भैया? ता का परिवर्तन ना में हो रहा, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? तन्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तन्मय हो जाएगा। और मैं इसकी बात करता हूं तो क्या हो जाता है? यहाँ पर भी व्यंजन, यहाँ पर भी व्यंजन, तो ता का परिवर्तन किस में होगा? ता का परिवर्तन किस में होगा? ना में होगा, तो तन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा? तन नाम हो जाएगा। यहाँ पर ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा? तो ता का परिवर्तन ना में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं जगन्नाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। अच्छा, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि है, क्योंकि ता का और जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है? तो जगत प्लस नाथ होता है। और यदि मैं बात करूं शत प्लस मति, तो शत प्लस मति बराबर क्या हो जाएगा? शन्मति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शन्मति हो जाएगा। और यदि मैं इसकी बात करूं दिग प्लस नाग बराबर क्या हो जाएगा? दिग्नाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिग्नाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिग्नाग हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, इनमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये बेहतर चीजें हैं, ये जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर चीजें बताने का प्रयास करता हूं। आइए हम और कुछ उदाहरणों पे चर्चा करता हूं। जो व्यंजन संधि है उसके अगले नियम पर चर्चा करता हूं मेरे भाई। अगला नियम इसका क्या है, तो उस पर मैं ढेर सारी चर्चाएं करूंगा आप सभी से। तो इसका जो अगला नियम है वो नियम क्या कहता है मेरे भाई? उम्मीद करता हूं जो व्यंजन संधि के 2 नियम थे उन पर जो हमने चीजें बताने का प्रयास किया वो सारी चीजें समझ में आई हैं। यदि मैं बात करता हूं नियम नंबर 3 क्या है, व्यंजन संधि का नियम नंबर 3 क्या है, तो इसमें नियम नंबर 3 ये है कि छा वर्ण के पहले आधा चा आता है। क्या है? छा वर्ण के पहले
यानी आधा चा आता है। नियम नंबर 3 ये कहता है कि छा वर्ण जो है उसके पहले क्या आ जाता है, आधा चा आ जाता है। कैसे, तो मैं बात करता हूं, जैसे कि मैं बात करता हूं संधि प्लस, यदि मैं बात करूं संधि प्लस छेद हो जाता है। क्या हो जाता है, छेद। मतलब छा वर्ण के पहले आधा चा आ जाएगा, छा वर्ण के पहले क्या आ जाएगा, आधा चा आ जाएगा। और उदाहरण की यदि मैं बात करता हूं तो क्या हो जाता है, अनु प्लस छेद। क्या हो जाएगा, अनु प्लस छेद हो जाएगा। और क्या हो जाते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं परि प्लस छेद, परि प्लस छेद। तो मैं इनकी बात करता हूं अनुच्छेद में क्या हो जाता है, अनुच्छेद संधि प्लस छेद क्या हो जाएगा, संधि छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संधि छेद हो जाएगा। और यदि मैं इसकी बात करता हूं अनु प्लस छेद बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अनुच्छेद हो जाएगा। यहां पर एक चीज देखने को मिल रहा होगा, इस छा के पहले क्या, छा के पहले यहां पर भी आधा चा लग रहा है, यहां पर भी आधा चा लग रहा है। और यही हमारा छा संबंधी नियम है। यहाँ पे परि प्लस छेद है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। कभी कभी कहता है कि परिच्छेद का संधि विच्छेद कीजिएगा, तो कैसे क्या आ जाते हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कहता है परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। जैसे क्या कहता है, परि प्लस छेद हो जाता है, परि प्लस छेद दे दिया, और उसके बाद दूसरा दे दिया परिश प्लस छेद दे दिया, और तीसरा दे दिया परि प्लस छा छेद हो गया। और यदि मैं बात करता हूं चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब है यदि आपको संधि विच्छेद करना आता होगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, और 90% प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। डायरेक्ट नहीं पूछता है अनुच्छेद में कौन सी संधि, बहुत कम। यदि लेवल को हाई करना होगा तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पर बच्चा परेशान हो जाता है, यहीं पर दिक्कत आती है। और मैं बात करता हूं, और भी यदि उदाहरणों पे बात करता हूं, तो v प्लस छेद बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस छेद बराबर क्या हो जाएगा। और यदि मैं बात करता हूं लक्ष्मी प्लस छाया बराबर क्या हो जाएगा, और बात करता हूं आ प्लस छादन बराबर क्या होगा। तो देखिए यहां सब में क्या है, सब में छा मिल रहा है, इन सब में छा मिल रहा है, तो छा के पहले क्या लग जाएगा, आधा छा। तो v प्लस छेद बराबर क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाता है। और यदि मैं लक्ष्मी प्लस छाया की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मी छाया हो जाता है। क्या हो जाता है, लक्ष्मी छाया हो जाता है। और इसकी मैं बात करता हूं आ प्लस छादन बराबर क्या हो जाता है, आच्छादन हो जाता है। क्या हो जाता है, आच्छादन हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आई होंगी आपको, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो चीजें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप इसी तरह बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेहतरीन चीजें हैं, कोई प्रेशर नहीं लेना है माइंड पे कि नहीं बहुत ज्यादा जोर देके पढ़ना है, बहुत ज्यादा सिलेबस है। बस 2 से 3 घंटे आपको प्रॉपर पढ़ना है, डे बाय डे पढ़ना है। और जब तक आपका एग्जाम होगा उसके पहले ही, आपका 1 से 2 महीने पहले आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सितंबर में यूपीटीटी का एग्जाम है, उसके पहले सारी क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी। आपको प्रैक्टिस का ढेर सारा मौका मिलेगा। सबसे बड़ी चीज है, पहले तो सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। और जैसे ही हम आपको व्यंजन संधि पढ़ा देंगे, उसके बाद
जो हमारी बच्ची है विसर्ग संधि, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाने के बाद इस पे ढेर सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे जैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पे ढेर सारे प्रश्न हम लोग बना रहे हैं। और जैसे ये कंप्लीट हो जाती हैं मेरी संधि, जो वर्ण मैं पढ़ा रहा हूँ संधि कंप्लीट होती है, उसके बाद मैं ढेर सारे प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा करता हूँ। तो आज की क्लास में इतनी ही चर्चा करते हैं। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।